यस, वेलकम बच्चों लोग। तो लास्ट टाइम हमने जो सी जस्ट स्टार्ट किया था और उसके अंदर का हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है उसका चार्ट कंप्लीट किया था। इंडक्टिव इफेक्ट चार्ट कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हुआ है हमारा और उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन कुछ ले सकते हैं और एग्जांपल। एक बार थोड़ा सा टॉपिक आगे जाने दो, आपको पूरे एप्लीकेशन भी मिक्स कर देता हूँ। ओके, एक दो एग्जांपल देखे थे हमने, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट परमानेंट इफेक्ट हमें देखना है बच्चों लोग, वो है रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट सेकंड एक परमानेंट इफेक्ट देखना है। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट, और इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है बच्चों लोग, मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो इसको आर से डिनोट करेंगे बच्चों लोग, या इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो मेसोमेरिक बोलो, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल लेटर का एम है, ठीक है। अभी देखो रेजोनेंस इफेक्ट से पहले हमें क्या समझना है बच्चों लोग, रेजोनेंस इफेक्ट से पहले हमें रेजोनेंस का समझना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे मैं रेजोनेंस को देखता हूं, रेजोनेंस मतलब क्या, ठीक है। चलो रेजोनेंस यहाँ पे क्या है। अभी रेजोनेंस एक आप ऐसा पकड़ के चलो कि एक घूमने की प्रोसेस है, घूमने की। ओके, या वह घूमने की प्रोसेस है। ओके, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होने वाला है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। यहाँ पे कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दूसरा तो कोई घूमने वाला है ही नहीं। ओके, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक जगह पे खड़े रहते हैं, या मतलब मैं समझो मैं हूं, मैं एक जगह पे खड़े होके आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, या ऐसे थोड़ा सा ऐसा घुमा के फिरा के आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, तो आपको वो जो दूसरी केस है, मतलब ऐसे या वह ऐसे घुमाते घूमते हुए आपको पढ़ाऊंगा, तो एक थोड़ा सा ऐसा एक डायनेमिक लगता है आपको। ओके, और जब मैं ऐसा घूमता हूं तो मेरा एक मोमेंटम होता है, मतलब मैं एक एनर्जी को लॉस करता हूं, ऐसा घूमूंगा तो एनर्जी को लॉस करूंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा यार मैंने कुछ पढ़ा है आपको। ओके, बट ऐसा एक जगह पे खड़ा रहूंगा, ऐसा ही बोलूंगा, ऐसा ही कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो मतलब इतना ज्यादा उसका आउटपुट नहीं है। ओके, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बच्चों लोग, तो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा बच्चों लोग, कुछ ना कुछ एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी बच्चों लोग। तो वहां पे एनर्जी जब खर्च हो जाएगी तो मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी बचेगी, कम एनर्जी बचेगी तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ध्यान में रखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, जिस आपको स्ट्रक्चर ए बी सी डी ऐसा कुछ दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है या कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो वहां पे आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि कहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो कहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसका मतलब है कहां पे रेजोनेंस है। ओके, तो पहले तो हमें रेजोनेंस को समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस के अंदर होता क्या है और रेजोनेंस कब कब होता है, कौन से स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा, कौन से स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले बात है कि रेजोनेंस मतलब क्या। रेजोनेंस मतलब वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है, और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नाचेगा, गाएगा, तो फिर वो एक एनर्जी को लॉस करेगा। समझ रहे, तो इलेक्ट्रॉन जब मान के चलो कि एबीसीडी चारों स्ट्रक्चर में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट कौन से एटम से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घूम रहा है। कोई गुजर रहा है रास्ते से, मान के चलो कि यहाँ पे कोई रास्ते से जा रहा है, तो कौन से अच्छे वाले रास्ते से जा रहा है, नेशनल हाईवे से जा रहा है या गांव वाले हाईवे से जा रहा है, तो उसका जो जाने का स्पीड है, उसको जो ड्राइविंग करने में जो मजा है वो एकदम नेशनल हाईवे पे अच्छे आएगी, तो वहां पे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। ओके, वैसे ये इलेक्ट्रॉन यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के थ्रू घूम रहा है तो वहां पे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी किसके पास होती है बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो घूमना होता है बच्चों लोग वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के थ्रू होता है, तो यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है बच्चों लोग, ध्यान में रखो। ओके,
तो पैसे वाला अमीर आदमी है तो वो अपने पास पैसे अपने जेब में रखने की काबिलियत ज्यादा रखेगा ना बच्चे लोग, बैंक से भी पैसा उठाएगा तो वो उसकी हैसियत है, काबिलियत है, इसलिए वो ज्यादा पैसा उठाएगा। ओके, यदि कोई बहुत ही गरीब आदमी है और उसको करोड़ों का कर्जा कर दिया तो फिर वो उतना उठा नहीं पाए ना। सेम आपका कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इतना ज्यादा टाइटली उसको होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए वहां पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा या फिरेगा या एनर्जी लॉस करेगा इतना ज्यादा लॉस नहीं करेगा कि जितना ज्यादा वो कहां पे रख के करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इस पोजीशन से निकला एटम टू एटम, एटम टू एटम ऐसा घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। बच्चों लोग ध्यान में रखो। ओके, तो केस क्या है, अभी रेजोनेंस क्या है बच्चों लोग? रेजोनेंस एक क्या है, फिनोमेना है, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहां पे पहले तो डेफिनेशन को क्लियर करना है। रेजोनेंस इज द फिनोमेना, लिखो रेजोनेंस, रेजोनेंस is the phenomenon in which two or more structure involving। ओके, रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाता है बच्चों लोग, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, और ये जो इन्वॉल्व हुए जो स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर ओके जो भी एटम्स है वो अपने पोजीशन को कभी चेंज नहीं करते। मान के चलो कि यहां पे मैं कार्बन एटम हूं या यहां पे मान के चलो कि ये दिस पोजीशन इस कार्बन एटम, मैं एक इलेक्ट्रॉन की तरह हूं, तो ये जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये एटम यहां से वहां शिफ्ट हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, मैं इलेक्ट्रॉन है तो मैं जगह शिफ्ट करूंगा इस कार्बन से इस कार्बन तक, इस कार्बन से इस कार्बन तक, इस कार्बन से इस कार्बन तक, समझ रहे ना? एटम अपनी जगह पे रहेगी, चेंज कौन हो जाएगा जगह, इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन चेंज होने के लिए भी कंडीशन है बच्चों लोग। ओके, तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, रेजोनेंस इज द फिनोमेना इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ रहे, इन आइडेंटिकल पोजीशन, इन आइडेंटिकल पोजीशन। ओके, एटम की जो इन आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम्स। यस बच्चों लोग, एटम अपनी जगह पे नहीं छोड़ेगा बच्चों लोग, ठीक है। यहां पे जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो ध्यान में रखना है बच्चों लोग, जो ओरिजिनल चार्ज उसके स्ट्रक्चर के ऊपर था वो चार्ज अपना मेंटेन रहेगा। चार्जलेस है तो चार्जलेस ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज का कोई स्ट्रक्चर है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज का कोई स्ट्रक्चर है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा। यदि आपके पास फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल का रहेगा, अपना जो भी कुछ उसका नेचर है वो कभी चेंज नहीं हो जाएगा ड्यूरिंग द रेजोनेंस। ओके, तो ये तो अभी रेजोनेंस की डेफिनेशन। और यहां पे एक बात समझना इंपॉर्टेंट है, ये जो रेजोनेंस है एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है स्टूडेंट। ये क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक हमने माना है इसको हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, माना है इसको, हाइपोथेटिकल है, ऐसे घूमते हुए ऐसा होगा आपने कहीं देखा नहीं इसको एक्चुअल में। ओके, एक हाइपोथेटिकल है। ओके, तो यहां पे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब मान के चलो कि 1 2 3 4 चार स्ट्रक्चर है, चार स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उनका कुछ एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो आपका क्या रहेगा बच्चों लोग, मोर स्टेबल रहेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है बच्चों लोग वो मोर स्टेबल है देन एनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन एनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लो, उससे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, जो रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। बता तो अभी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, मतलब मान के चलो कि आपके पास अभी रेजोनेंस क्या होता है वो उसको पहले कंप्लीट करेंगे। देखो रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमने वाले, ये पक्का है आपका।
तो अभी आपके पास कौन कौन सी कंडीशन है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, नाच सकता है, गा सकता है। ओके, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कंडीशन, इसको कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है बच्चों लोग। इलेक्ट्रॉन घूमने की जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन घूमने की जो प्रोसेस है उसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है। ओके ओके, तो कॉन्जुगेशन, ओके, ये नाम भी उसके साथ जुड़ा है बच्चों लोग, ठीक है, कॉन्जुगेशन। ठीक है, बताऊंगा अभी कॉन्जुगेशन क्या होता है। अभी देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग, मूविंग एटम टू एटम, एटम टू एटम, एटम टू एटम इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों लोग, घूम रहे हैं। और ड्यूरिंग जब ऐसा होता है तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन आर मूविंग एटम टू एटम, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, during this process amount of energy release, amount of energy release is called as resonance energy बोला जाता है इसको, resonance energy, resonance energy। और जितनी ज्यादा वो रिलीज करेगा उतना वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहेगा। ध्यान में रखना है रेजोनेंस एनर्जी क्या, कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग एटम टू एटम ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन, ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस बोलो, ड्यूरिंग द रेजोनेंस प्रोसेस amount of energy is released is called as a resonance energy, resonance energy. A resonance energy is directly proportional to the stability of structure, स्टेबिलिटी रहेगी उस स्ट्रक्चर को। ओके, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी, रेजोनेंस एनर्जी मतलब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एक एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहां पे एनर्जी बाहर जा रही है। ओके, ठीक है बच्चों लोग। अभी हमें यह समझना पड़ेगा बच्चों लोग कि रेजोनेंस होता कहां पे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे कहां पे। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, पॉइंट डालना है आपको, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ओके, और उसके बाद देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद मैं आपको ऑर्डर लिख के देता हूं। ठीक है, यस, तो क्लियर है पॉइंट, यस। चलो, तो हेडिंग डालना है बच्चों लोग, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, हेडिंग डालना है कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, हेडिंग है कंडीशन फॉर रेजोनेंस, यस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। देखो पहली कंडीशन क्या है, ओके, पहली कंडीशन क्या है बच्चों लोग कि आपका, अभी मैं होमो एटॉमिक एटम ले रहा हूं, मतलब कार्बन कार्बन। ओके, आप कार्बन नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ओके, यहां पे यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये अल्टरनेटिव, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर अल्टरनेट, अल्टरनेटिव। आप कार्बन नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, कोई भी एनी एटम। ओके, एक्स इज एनी एटम, एक्स मतलब एनी एटम। ठीक है, यहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन ही होना है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द हम कार्बन कार्बन की केस में देख लेते हैं, इसलिए हम बोलते भी वैसे। ठीक है, बट आपका कार्बन नाइट्रोजन हो, कार्बन, तो इसको हेटेरो एटॉमिक बोला जाता है। ओके, दिस इज द हेटेरो एटॉमिक। ठीक है, हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड। अभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे अल्टरनेट होने चाहिए। ओके, ये पहली कंडीशन है, आपको बता देता हूं। यहाँ पे CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH। ओके, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अभी यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर होता क्या है, मैं आपको एक केस बताता हूं। ठीक है,
मान के चलो कि अभी यहाँ पे एक एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, अभी यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है बच्चों लोग, पाई बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा है, पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, पी कार्बन के बारे में, वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जो 3 बॉन्ड 120 में होते हैं, 3 बॉन्ड 120 में होते हैं, जो आपके 3 बॉन्ड होते हैं 120 में। ओके, आपकी डीसी तो 120। अभी यहाँ पे 120 में जो भी बॉन्ड होते हैं उसको एक परपेंडिकुलर आपको ऑर्बिटल होता है बच्चों लोग, परपेंडिकुलर आपका ऑर्बिटल होता है, ऐसा आगे से एक लोब और पीछे से एक लोब, ठीक है, परपेंडिकुलर, इधर नीचे भी है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पे देखो, यहां पे कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां पे एक कार्बन है। यस बच्चों लोग, यहां पे आपका फिर से हाइड्रोजन है, यहां पे आपका कार्बन है, यहां पे आपका हाइड्रोजन है, यहां पे आपका कार्बन, हाइड्रोजन, समझ रहे हैं? अभी ये वाली केस है। और ये जो डबल बॉन्ड होता है बच्चों लोग, डबल बॉन्ड वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो परपेंडिकुलर है मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसको भी पाई बॉन्ड है, इसको भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है, यहां पे ये परपेंडिकुलर है, यहां पे ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग, देखो ये एम्प्टी ऑर्बिटल से हो या आपका फ्री रेडिकल से हो या पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से हो, ये जो है इनके बीच ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। ओके, तो फिर यहां पे आपको एक रिजोनेंस दिखेगा, यहां पे आपको एक कॉन्जुगेशन दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई मतलब आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो फिर यहां पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, CH आपका डबल बॉन्ड है, यस, और यहां पे आपका CH, तो फिर यहां पे डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटना चाहिए, यस, तो ये बनेगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 बोलेंगे, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 बोलेंगे। यस बच्चों लोग, अभी स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं, उसके बाद हम स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे बच्चों लोग, ठीक है। स्टेबिलिटी को अब थोड़ा सा अलग देखेंगे, पहले तो हम कहां पे कंजुगेशन होता है, कहां पे रिजोनेंस होता है, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहां पे अभी पहला आपको मॉलिक्यूल समझ में आया होगा कि जहां पे आपको रेजोनेंस कैसे होता है, ठीक है। तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा अल्टरनेट होना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरी केस है बच्चों लोग, यहां पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज, ओके, आर अल्टरनेट, पॉजिटिव चार्ज आर अल्टरनेट। ओके, बता दो आपको कैसे। यहां पे मान के चलो कि यहां पे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, यस। तो यहां पे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां घूम रहे हैं ऐसे, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज क्या है रे बच्चों लोग, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, समझ रहे ना आप, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, सीन, यहां पे सीन क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अभी यहां पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सीधा उसके जेब में जाएगा, ऐसा नहीं दिखाएगा चलो थोड़ा 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 इलेक्ट्रॉन डी से शिफ्ट हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट माइग्रेशन होगा, डायरेक्ट इस जेब में से उसके जेब में इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों लोग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग था, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ही रहेगा, यहां पे 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग था, अभी ये शेयरिंग टूटेगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी वो इलेक्ट्रॉन इन 2 एटम के बीच शेयर हो जाएंगे और यहां पे वो बॉन्ड कटेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहां पे आपका पूरा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज बना ही रहेगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहां पे आपका सिंगल बॉन्ड, यहां पे आपका सिंगल था, डबल बनेगा, और यहां पे जो पॉजिटिव था
वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आने से वहां पे उसका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, चार्ज। अभी देखो, इसको स्ट्रक्चर 1 बोलना है, इसको स्ट्रक्चर 2 बोलना है। पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी है, यहां पे कोई चार्ज नहीं था, यहां पे भी कोई चार्ज नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब टोटल चार्ज मेंटेन है बच्चों लोग, टोटल चार्ज मेंटेन है। ओके, समझ रहे बच्चों लोग? यस। तो आपको सेकंड कंडीशन समझ में आई कि आपका एक डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, हमेशा ध्यान में रखना है जो डबल बॉन्ड होते हैं बच्चों लोग, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं बच्चों लोग, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यस बच्चों लोग, तो सेकंड केस समझ में आई। अभी थर्ड केस, ओके, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बदले में हेटेरोएटॉमिक भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड केस, चलो अभी थर्ड केस से बच्चों लोग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक बात ध्यान में रखो, नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा सबसे पहले। तो मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, O माइनस सिंगल बॉन्ड, यहां पे आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट, ठीक है। तो देखो, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओके, अल्टरनेट है, तो यहां पे इसका रेजोनेंस बनेगा बच्चों लोग। ओके, ध्यान में रखना, दिस इज द साइन ऑफ रेजोनेंस बच्चों लोग। ओके, दोनों साइड पे एरो, एक ही लाइन को दोनों साइड पे एरो लगाना है, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ दिस इज द साइन ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस कैसे मिलेगा, बोलो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे मिलेगा? ध्यान में रखना है, रेजोनेंस के अंदर कोई एटम कहां पे भी शिफ्ट नहीं होता है बच्चों लोग। ओके, कोई भी एटम कहां पे भी शिफ्ट नहीं होता है रेजोनेंस के अंदर, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था और वो अल्डिहाइड बन गया, कीटोन बन गया, कुछ ऐसा अलग फंक्शनल ग्रुप बन गया। एटम तो अपनी जगह पे रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी अपनी जगह पे रहेगा। ओके, खाली इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होने वाला है, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली शिफ्ट हो, समझ रहे हैं आप इसको? ओके, तो बच्चों लोग यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे, तो यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन तो है ही नहीं 5 बॉन्ड बनाने लायक, तो उसका अभी 4 बॉन्ड बने, तो अभी यहां पे इधर एक बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन क्या 5 बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो फिर क्या करेगा, जैसे ही ये इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा वैसे ही ये इधर बॉन्ड को तोड़ेगा बच्चों लोग, इस कार्बन के ऊपर, मतलब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पहले तो कोई चार्ज है ही नहीं, पहले तो ये तो न्यूट्रल था कार्बन। अभी इधर कार्बन के ऊपर बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो नेगेटिव है, अभी आपको मालूम है फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, एक नेगेटिव है, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों लोग, जीरो हो जाएगा। ओके, आपको पता है जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मल चार्ज जीरो हो जाता है। ओके, एक बॉन्ड बनता है कोलन तो एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बनाए, अभी यहाँ पे CH2 है, अभी यहां से एक बॉन्ड कट गया, अभी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे आपका अभी नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन के ऊपर था, आप कार्बन के ऊपर है, ठीक है। तो अभी जब स्टेबिलिटी की बात आएगी, ओके ठीक है, अभी स्टेबिलिटी हम बाद में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे बता देता हूं आपको, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहेगा? स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर सेकंड। ओके, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी, बट नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे नाचेगा गाएगा, बट इस कार्बन के ऊपर वो होल्ड ही नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ओके, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, ओके होल्ड होगा बट ज्यादा टाइम के लिए नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे वो नाचेगा गाएगा, ओके घूमेगा।
तो यहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। 3 आपको केस समझ में आई बच्चों लोग? यस, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। पहला था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट है। दूसरी केस है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट है। यस, तीसरी केस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव, अल्टरनेट है। ओके, तो आपको डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में आपको पॉजिटिव चार्ज की तरफ डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, और नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड वहां पे ब्रेक हो जाएगा, वो एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ओके, यदि वो न्यूट्रल है तो। ठीक है, यस, 3 केस समझ में आए बच्चों लोग। अभी चौथी केस समझना है बच्चों लोग, फोर्थ केस। ओके, अभी यहां पे फोर्थ केस क्या है, मैं यहां पे फोर्थ केस आपको लिख के देता हूं। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ देखो। फोर्थ केस क्या है बच्चों लोग? फोर्थ केस ऐसी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। लोन पेयर, अभी नेगेटिव चार्ज ये भी एक लोन पेयर का ही काम करती है, तो फिर ये वाली और ये वाली केस में ज्यादा फर्क नहीं है, खाली ये आपकी नेगेटिव चार्ज से शो कर रही थी, यहाँ पे वो न्यूट्रल है। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक Cl, ठीक है। यस, अभी इसके पास लोन पेयर है। अभी देखो, बहुत बार न्यूट्रल जो एटम होते हैं उसके ऊपर आपको लोन पेयर कई बार ड्रॉ नहीं की जाती बच्चों लोग, मैक्सिमम टाइम लोन पेयर को ड्रॉ नहीं किया जाता जब वो न्यूट्रल होती है तो। ओके, तो अभी यहाँ पे कोई लोन पेयर आपको ड्रॉ नहीं की मैंने, बट आपको तो तीसरे आंख से वो लोन पेयर दिखनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होता है वो कभी ड्रॉ नहीं किया जाता, वो आपको अंदर की आंख से देखना पड़ेगा, तो आप समझ जाएंगे बच्चों लोग कि आपका रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ओके, देखो अभी यहां पे आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर अल्टरनेट है, तो अभी आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सेम फॉर यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहां पे लिख के देता हूं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ऐसे केस ऐसा सीन। ओके, यहां पे क्या सीन है, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ओके, ये सीन आना चाहिए बच्चों लोग। ठीक है, यहां पे भी सेम सीन है, आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहां पे देख लेते हैं बच्चों लोग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जिस आइटम को कनेक्ट है उसी को लोन पेयर। ओके, तो बोलो अभी यहां पे आपको कौन कहां पे शिफ्ट होगा बच्चों लोग? यहां पे ये जो लोन पेयर जो होती है बच्चों लोग, वो आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से गुजर जाती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के पास जाती है बच्चों लोग। यहां पे आप बोलेंगे सर फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है? यदि आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा लोन पेयर को डोनेट कर दो। ओके, तो चलो अभी ये लोन पेयर इधर आएगी। अभी देखो, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाए, ओके, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाए, बट यदि आपको पता है क्लोरीन 1 3 5 7 बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मल चार्ज हो रहे हैं, बट क्लोरीन 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, क्योंकि आपको मालूम है लोन पेयर जब बॉन्ड के अंदर जाती है, सेकंड बॉन्ड बनाती है, तो वो एक फॉर्मल चार्ज प्लस अपने पास रखती है। बोलो इसके पास टोटल चार्ज 0 है, तो आपका ड्यूरिंग रेजोनेंस तो चार्ज तो कुछ बदलने वाला नहीं है, एटम तो कहीं घूमने वाले नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर है, अभी ये 2 एटम के बीच रहेगा। तो फिर ये क्या करेगा, कार्बन जैसे ही यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बनेगा वैसे ही ये पाई बॉन्ड को तुरंत तोड़ेगा, और इस कार्बन अभी यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कौन सा फॉर्मल चार्ज आएगा? बोलो 2 बॉन्ड बनाए, तो क्लोरीन जब भी 2 बॉन्ड बनाएगा बच्चों लोग ध्यान में रखो, वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखेगा बच्चों लोग। तो यहाँ पे आपका CH2, तो यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड है, एक कटेगा, CH2 किसके ऊपर कट रहा है? न्यूट्रल के ऊपर कट रहा है, न्यूट्रल के ऊपर जा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखेगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना के आपका न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो समझो बच्चों लोग, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। ठीक है, अभी इतना तो समझ में आया होगा बच्चों लोग। अभी फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस ऐसी बच्चों लोग कि डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल।
कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड होने, मतलब डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल अल्टरनेट होनी चाहिए। ओके, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे केस बताता हूं आपको, CH रेडिकल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, एक रेडिकल है, रेडिकल मतलब वो एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे आपको यस, तो यहाँ पे आपका CH2 है। ओके, बोलो यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट है। यस बच्चों लोग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल अल्टरनेट है। तो चलो अल्टरनेट लिखता हूं, अल्टरनेट यस। तो बच्चों लोग सीन क्या हो जाएगा, देखो ये भी आपका सिमिट्रिकल टूटेगा, तो सिमिट्रिकल टूटेगा, तो यहां पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बनाएंगे। यस, तो यहां पे 1 2 3, हाँ ठीक है, चलो तो यहां पे आपका सीन ऐसा बनेगा। यस, तो दिस इज द फ्री रेडिकल, यहां पे आपका पहला भी फ्री रेडिकल था, आप भी फ्री रेडिकल है, तो समझ में आ रहा है आपको। ये सिमेट्रिकल टूटेगा, तो यहां पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, और ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन बच के रहेगा बच्चों लोग। यस, तो अभी ये हो गई 5 कंडीशन, रेजोनेंस की 5 कंडीशन है बच्चों लोग। ठीक है, अभी हमें समझना क्या है कि अभी रेजोनेंस तो बना लिया, अभी ये 5 कंडीशन है, तो समझ लो बच्चों लोग यहाँ पे आपका रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, रेजोनेंस बिल्कुल होगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, फिरेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, यस, अभी हमें समझना है बच्चों लोग कि ये तो रेजोनेंस होके रहेगा बच्चों लोग। ठीक है, अभी रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस होने से रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है। मतलब देखो अभी मान के चलो कि एक क्लासरूम है हमारा, अभी क्लासरूम में बच्चे शरारत कब करेंगे, ओके, बच्चे शरारत कब करेंगे, या तो टीचर वैसा है, नहीं तो बच्चा वैसा है, ओके, या पर्टिकुलर कोई कंडीशन बन जाती है इसलिए बच्चे शरारत कर लेते हैं। ओके, तो ये तो कंडीशन हमने देखी कि यहां पे बच्चे शरारत कब करेंगे, बट बच्चे शरारत करने के बाद इफेक्ट क्या होगा उस क्लास के ऊपर, जो बाकी बच्चे सुन रहे अच्छा खासा कर रहे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या बाकी के जो सराउंडिंग है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको बोला जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस तो होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से वहां भागेंगे, बट उसका इफेक्ट क्या होगा, समझ रहे ना, इसको बोला जाता है रेजोनेंस इफेक्ट। समझ रहे बच्चों लोग, रेजोनेंस इफेक्ट और रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है बच्चों लोग। तो रेजोनेंस इफेक्ट हमें क्या मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड है बच्चों लोग, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी ऐसा बोल सकते हैं, या स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। तो पहले हमें समझना था रेजोनेंस, वो हो गया। अभी दूसरा समझना है कि उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या क्या है, स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या क्या है, कौन से केस में ज्यादा स्टेबल रहेगा, कौन से केस में कम स्टेबल रहेगा। समझ रहे आप इसको, ओके। तो अभी मैं सेकंड हेडिंग डालूंगा बच्चों लोग, यहाँ पे कंडीशन फॉर रेजोनेंस तो हो गया। अभी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी देखो बच्चों लोग, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है आपको, मैं आपको वैसे आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर वो नोट आपको फिर से याद दिलाऊंगा। ओके, ये जब रेजोनेंस होता है ना बच्चों लोग, तो ध्यान में रखो सब सिस्टम जो है बच्चों लोग, सब सिस्टम प्लेनार होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे और कोई एक एटम से वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वो उस प्लेन के अंदर नहीं है, समझ रहे हैं। तो उस एक प्लेन के, मतलब मान के चलो कि अभी यहां पे मुझे ये जो चौक है, यहां पे ये जो अभी एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन बच्चों लोग, एक प्लेनार सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों लोग। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, अभी आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, देखो या आवाज आ रहा है, ओके, आपको दिखाई देता है या नहीं देता है मुझे बताओ। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, तो एक सिस्टम प्लेनार है, ओके। यदि आउट ऑफ द प्लेनार कोई सिस्टम होती है तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, चाहे वो कंजुगेशन हो या अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ऐसी हो।
यदि यहां पे आपको ऐसी कंडीशन लग जाती है बच्चों लोग कि मान के चलो कि अभी ये भी ये प्लेनर है, यहां पे भी, तो यहां पे आउट ऑफ द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन अभी है इस प्लेन के ऊपर, तो इस प्लेन से वो इलेक्ट्रॉन या आउट ऑफ द प्लेन में घूमने नहीं जाएगा, यहां पे आपका दूसरा घूमने वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहां पे आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमने वाला रहेगा। मतलब आपका इस सिस्टम को ये जब ऐसा हो जाता है तो इसके लिए आउट ऑफ द प्लेन हो गया ये, और इसके लिए ये एक प्लेन है बट इसके लिए ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया। तो आपको दोनों प्लेन करना है तो ऐसा करना पड़ेगा बच्चों लोग, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां घूमेंगे, यहां से यहां घूमेंगे, बट यहां पे भी रेजोनेंस की कंडीशन है, यहां पे भी रेजोनेंस की कंडीशन है, बट आउट ऑफ द प्लेन है, बट आउट ऑफ द प्लेन है। तो यहां पे वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं घूमेंगे इस प्लेन से, वो इस प्लेन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। दो उड़ते प्लेन है, दोनों भी हवा में उड़ रहे हैं, बट इस प्लेन से उस प्लेन में आदमी शिफ्ट नहीं हो सकता ऊपर। कब तक नहीं शिफ्ट होगा? जब तक वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए तो इधर के आदमी इधर, इधर के आदमी इधर, मेरे बॉडी का आत्मा आपके बॉडी में, आपका बॉडी का आत्मा मेरे बॉडी में। बट कब? मैं खत्म होगा या कोई खत्म होगा, समझ रहे ना? तो समझना पड़ेगा आउट ऑफ, यहां पे भी आपकी कंजुगेशन वाली सिस्टम थी, यहां पे भी आपकी कंजुगेशन वाली सिस्टम थी, बट बोथ कंजुगेटेड सिस्टम आर आउट ऑफ द प्लेन, then no conjugation will take place, no resonance will take place। यहां पे कोई रेजोनेंस होने वाला नहीं है। तो फिर रेजोनेंस कहां पे होगा? आपकी सिस्टम पूरी प्लेनार होनी चाहिए, पूरी सिस्टम प्लेनार होनी चाहिए, वहां पे आपके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट, वहां पे आपका रेजोनेंस होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, ध्यान में रखना है। और इसका एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन जाता है बच्चों लोग आपका आर्थो इफेक्ट में। आर्थो इफेक्ट बताऊंगा मैं आपको एक सही टाइम पे आर्थो इफेक्ट का आर्थो इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है। ओके, बहुत सारे बच्चों मिस कर देते हैं आर्थो इफेक्ट को, ठीक है। तो वहां पे आपका कंजुगेशन तो होता है, बच्चों को लगता है तो कंजुगेशन तो है, बट इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं है, बिकॉज दिस सिस्टम इज नॉट इन प्लेन। वो जो सिस्टम है वो प्लेन के अंदर नहीं होती, आउट ऑफ द प्लेन हो जाती है, ठीक है। तो अभी समझो कि ये प्लेन है और दिस इज द आउट ऑफ द प्लेन। ओके, समझ गए? तो यस बच्चों लोग, दिस इज द आउट ऑफ द प्लेन। एक प्लेन है, एक अलग प्लेन है, तो यहां पे ये जो चौक घूमेगा तो इस प्लेन से घूमेगा, ठीक है। ये चौक इस प्लेन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां से वो कितना भी दूर जा सकता है, ऐसा प्लेन आगे लेके जाओ, ठीक है। तो समझो बच्चों लोग, यहां पे आपको सेकंड नोट डालना है बच्चों लोग आपको, यस। तो स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों लोग। ठीक है, तो हेडिंग डालना है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। ओके, कैनोनिकल फॉर्म मतलब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, यस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा आना चाहिए, ओके। उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड वगैरह आपको वो समझना पड़ेगा, लोन पेयर, ठीक है। तो उसके पहले नॉमेनक्लेचर, ओके, नॉमेनक्लेचर को खत्म करना है। इसके पहले नॉमेनक्लेचर का भी हमारा बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया नॉमेनक्लेचर खत्म हुआ है, ओके। आइसोमेरिज्म नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालना है बच्चों लोग, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है बच्चों लोग। ठीक है, तो देखो अभी यहां पे हमें समझना क्या है कि यहां पे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों लोग, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों लोग कि वो सिस्टम जो है वो एक नॉन पोलर सिस्टम होनी चाहिए, नॉन पोलर। ओके, पहली कंडीशन है कि आपकी नॉन पोलर होनी चाहिए, नॉन पोलर। नॉन पोलर में वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। मतलब क्या कि वो चार्ज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ऐसा चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ऐसा चलेगा हमें। खाली पॉजिटिव चार्ज है या खाली नेगेटिव चार्ज है, ऐसा चलेगा हमें। या कोई चार्ज नहीं है, ऐसा भी चलेगा हमें। ठीक है, बट नॉन पोलर तो मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड। अभी दूसरी बात है बच्चों लोग, ओके, सिस्टम आपकी प्लेनार होनी चाहिए, प्लेनार सिस्टम होनी चाहिए, प्लेनार होनी चाहिए, सब सिस्टम प्लेनार होनी चाहिए। जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरने वाला है ना वो सब एटॉमिक प्लेन के अंदर होना चाहिए। आउट ऑफ द प्लेन है तो इस सिस्टम से उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट बिल्कुल नहीं होंगे। यहां पे ये आपकी प्लेनार है ऊपर से नीचे, और ये आगे से इधर आपकी तरफ प्लेनार है। तो दो प्लेनार सिस्टम है बट आपस में वो आउट ऑफ द प्लेन है। तो इस प्लेन से इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में कभी नहीं जाएगा, या इस प्लेन से इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में कभी नहीं जाएगा। समझ रहे? तो यहां पे आपको कॉन्जुगेशन देखना है, रेजोनेंस देखना है, तो यहां पे आपकी सिस्टम प्लेनार होनी बहुत जरूरी है। मतलब ऐसी केस, समझ रहे ना, ऐसी केस होना बहुत जरूरी, तो इसको प्लेनार बोला जाएगा। ओके, प्लेनार सिस्टम होनी चाहिए। तो प्लेनार सिस्टम होने के लिए आपको किसकी sp2 है तो आपको प्लेनार सिस्टम बिल्कुल मिलेगी। तीसरी बात है बच्चों लोग, इसके अंदर जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर के जो एटम है हाइड्रोजन छोड़ के, ओके, हाइड्रोजन है तो उसके लिए डुप्लेट लगाना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो उनके लिए ऑक्टेट लगाना। ओके, तो यहां पे ऑक्टेट 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 कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ऑक्टेट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कार्बन, स्पेशली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, इनकी केस में ऑक्टेट देखना है, और हाइड्रोजन की केस में क्या देखना है, डुप्लेट देखना है। ठीक है, यस बच्चों, तो ऐसा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और उसके बाद आपको देखना है बच्चों लोग कि चार्ज सेपरेशन, मिनिमम चार्ज सेपरेशन, मिनिमम चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए, मिनिमम चार्ज सेपरेशन। आपको हर एक का एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसका एक एग्जांपल मैं बता सकता हूं आपको कि आपके पास है, मान के चलो कि यहां पे आप CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, एक स्ट्रक्चर है, और आपका दूसरा स्ट्रक्चर है CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है। और आपको बोला गया कि कहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, यहाँ पे दिस इज द कार्बोनाइन, दिस इज द कार्बोकैटायन, तो आपको बोला गया है कि कहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। तो सबसे पहले देखना क्या है बच्चों लोग कि ये दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आपके और एक एक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो ये नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये दोनों, यहां पे आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यस, तो इसको ए बोलो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इस ए का फर्स्ट स्ट्रक्चर और इस ए का सेकंड स्ट्रक्चर भी, यहां पे बी का ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है,
यहां पे आपका डबल बॉन्ड आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका स्ट्रक्चर सेकंड बन गया। यस बच्चों लोग, तो यहां पे समझना क्या है कि ए स्ट्रक्चर में फर्स्ट और सेकंड, यहां पे आपको देखना क्या है कि जो कार्बन एटम दोनों स्ट्रक्चर में आपको देखना है, ऐसा नहीं है आपको तो एग्जाम में ऐसे आएगा, तो ये स्ट्रक्चर देख के तो जजमेंट बिल्कुल नहीं आएगी आपको, आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी दो है, कई कई बार तीन होते हैं, चार होते हैं, जितने भी है उतने सब ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किसकी स्टेबिलिटी कम है या किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप खाली ए का ये वाला स्ट्रक्चर, बी का ये वाला स्ट्रक्चर देख के आप स्टेबिलिटी के बारे में कभी नहीं बोलना है, ठीक है। इजी स्ट्रक्चर के अंदर आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस से भी समझ में आएगा, बट आपको यदि बहुत रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उस केस में आपको उसको समझना है, तो आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर। पहली पहली अभी कमांड वाला नहीं है तो आपको स्ट्रक्चर ऑलवेज ड्रॉ करना है, ओके। एक बार आपकी कमांड आ गई तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो अभी पहले पहले शुरुआत में तो आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। यस बच्चों, अभी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, इसका भी हो गया। अभी इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। यहां पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 बी में कि यहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट है। यहां पे कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। तो यहां पे समझना क्या पड़ेगा बच्चों लोग कि यहां पे दोनों स्ट्रक्चर में बी वाले में इनकम्प्लीट ऑक्टेट मिल रहा है एक कार्बन के लिए, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो यहां पे उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी बच्चों लोग। तो स्ट्रक्चर ए में और स्ट्रक्चर बी में आपको ए की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ध्यान में रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा। ए इज मोर स्टेबल देन बी। यस, तो यस फंडा क्लियर है बच्चों लोग। यस, और ये सब सिस्टम प्लेन है, यहां पे कार्बन 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 प्लेनार, यहां पे भी कार्बन 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 प्लेनार। यस, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अभी यहां पे तीसरा मिनिमम चार्ज सेपरेशन, मिनिमम चार्ज सेपरेशन, ठीक है। अभी बताता हूं मिनिमम चार्ज सेपरेशन की केस में क्या होगा। मान के चलो कि आपके पास कोई ऐसी केस है बच्चों लोग, ठीक है। यस, ये वाला एक केस है, ओके। ये वाली केस है और दूसरी वाली केस है, ये ए स्ट्रक्चर है और यहां पे आपका दूसरा स्ट्रक्चर है ए वाला, ठीक है। यस, अभी हाँ यहां पे बताइए, बताइए यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अभी यहाँ पे चार सेपरेशन देखना है ना हमें, चार सेपरेशन, ठीक है। अभी चार सेपरेशन एक पे है एक पे नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये वाली केस है और यहाँ पे इसी में आपको यदि ऐसा पूछा जाता है, इसी में CH3O डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, ओके। ये दो स्ट्रक्चर है आपके पास, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, ओके। देखो बच्चों लोग, यहां पे आपको समझना क्या है कि चार सेपरेशन, यहां पे केस नंबर 1 में चार सेपरेशन नहीं है, यहां पे चार सेपरेशन है। चार सेपरेशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखने लगे, तो यहां पे चार सेपरेशन है। तो जैसे ही चार सेपरेशन हो जाता है बच्चों लोग, जैसे ही चार्ज सेपरेशन हो जाता है तो समझ लो कि वहां पे स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। यहां पे इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम स्टेबिलिटी है, इसकी मिनिमम स्टेबिलिटी। अरे यहां पे क्या है बच्चों लोग, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहां पे, ठीक है। क्योंकि यहां पे चार सेपरेशन हुआ ही नहीं है,
ओके, यहाँ पे आप रेजोनेंस देख सकते हैं, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट है कि नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां घूमेंगे, लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ घूमेंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज नहीं, बट यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लेके आएगा बच्चों लोग, नेगेटिव चार्ज। यस, तो बच्चों लोग यहां पे समझो कि यहां पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम है बिकॉज हैविंग नो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑक्टेट, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, यहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पहले आपको यह देखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नहीं, सिस्टम प्लेन में है क्या नहीं, यह पहला फंडा लगाना है, बाद में आप बाकी का देख लेना है बच्चों लोग। पहले तो सिस्टम प्लेन में होना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका ऑक्टेट, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके केस में आपको ऑक्टेट देखना है। यस बच्चों लोग, तो 4 सेपरेशन हुआ है तो वहां पे स्टेबिलिटी कम, दोनों केस में अभी ऑक्टेट कंप्लीट प्लेनर है, तो ये दोनों भी यहाँ पे रूल जो है वो दोनों अभी प्लेनर सिस्टम है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आपको उसके बाद तीसरा रूल लगाना है कि 4 सेपरेशन नहीं कहां पे या मिनिमम कहां पे, यहाँ पे 4 सेपरेशन ना के बराबर है या नहीं है, यहाँ पे 4 सेपरेशन है, समझ। और 4 सेपरेशन जब भी होता है ना बच्चों लोग, स्टेबिलिटी घट जाती है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो, यहाँ पे जो कॉलन बॉन्ड है वो कम हो जाते हैं बच्चों लोग, कॉलन बॉन्ड या आपका 4 सेपरेशन की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, यस, तो यस, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। अभी 5th पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 सेपरेशन के अंदर है। अभी पकड़ के चलो कि दोनों स्ट्रक्चर ऐसे है कि जिनके अंदर 4 सेपरेशन हुआ है, दोनों स्ट्रक्चर ऐसे है कि जिनके अंदर 4 सेपरेशन हुआ है। ओके, एग्जांपल बताता हूं आपको, मान के चलो कि यहां पे आपका है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, और यहां पे है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो अभी यहां पे 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है, ए और बी, ठीक है। अभी देखो बच्चों लोग यहां पे समझना क्या है कि यहां पे आपका यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, समझना क्या है कि यहां पे एक स्ट्रक्चर देखो, यहां पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए पॉजिटिव, यहां पे कार्बन ने 1 2 और 3, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से एक नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है। अभी यहां पे देखो बच्चों लोग कि ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट है, ऑक्सीजन कार्बन 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 कार्बन, ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पे भी ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। अभी सब सिस्टम भी प्लेनर है। ओके, अभी यहां पे एक समझना पड़ेगा बच्चों लोग कि हमें करना क्या है। यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस वाली कंडीशन है। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस वाली कंडीशन है। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस वाली कंडीशन है। ओके, या नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस वाली कंडीशन है, ठीक है। अभी यहां पे हमें समझना क्या पड़ेगा बच्चों लोग कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ए या बी। तो देखो बच्चों लोग यहां पे भी 4 सेपरेशन तो दोनों भी स्ट्रक्चर में हुआ है, बट यहां पे बच्चों लोग ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहां पे ऑक्सीजन पे, यहां पे भी ऑक्सीजन पे, तो पॉजिटिव चार्ज से हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि ऑक्सीजन का ऊपर, इसके ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर है, इसके ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ऑक्सीजन कॉमन हो गया। बट यहां पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बच्चों लोग यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज का रहना एक फेवरेबल केस माना जाता है बच्चों लोग, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा ना बच्चों लोग, समझ रहे ना। तो नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पैसा है, आमिर के पास ज्यादा रहेगा, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। बट गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा बच्चों, वो इतना होल्ड नहीं कर पाएगा। ओके, या उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं। बट अमीर बहुत कैपेसिटी रखेगा, हिम्मत रखेगा, हारेगा नहीं कर्जे को, समझ रहे हैं। बट कोई गरीब है, उसको 1-2.5 करोड़ का कर्जा कर दिया तो वो सहन नहीं कर पाएगा बच्चों लोग। ओके, बैंक ने उसको 1.5 करोड़ का कर्जा दिया, गरीब है बहुत, ओके, उसके खाने पीने को भी 2 टाइम मिलता नहीं, तो ऐसे को 1.5 करोड़ कर्जा दिया तो फिर क्या करेगा वो, होल्ड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए कर्जा। बट बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़ा करोड़ों का बिजनेस है, उसको 1.5-2 कर्जा दिया तो वो क्या है, वो लेगा भी, ऊपर से वो रिटर्न भी रिपे भी करेगा। ठीक है, चलो अभी वो बात छोड़ो, अभी यहाँ पे समझने के लिए खाली एग्जांपल दिया है। देखो अभी यहाँ पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पे वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर पाएगा। ओके, वहां पे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे उसकी, तो ये रहेगा मोर स्टेबल, ये रहेगा मोर स्टेबल और ये रहेगा लेस स्टेबल। समझ में आ गया बच्चों लोग? यस, तो नेगेटिव चार्ज का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना बहुत जरूरी है और पॉजिटिव चार्ज का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे मैं नोट लिख के देता हूं आपको, नोट कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा सीन है तो वो स्टेबिलिटी शो करेगा, और इसका अपोजिट सीन है तो वो कम स्टेबिलिटी हो जाएगी उस केस में बच्चों लोग। समझ रहे? यस, कोई डाउट है अभी? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके ओके, वेरी गुड। अभी देखो नेक्स्ट सीन क्या है। अभी 4 सेपरेशन हो गया। अभी मान के चलो कि आपको 2 स्ट्रक्चर दिए, 4 सेपरेशन दोनों में, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखना है कि जिसके ऊपर जिन दोनों स्ट्रक्चर के ऊपर 4 सेपरेशन है और वहां पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना है। ओके, तो चलो अभी यहां पे हम बात करते हैं बच्चों लोग, यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो 5th पॉइंट समझ में आया बच्चों लोग? अभी ये हमें अप्लाई करना है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एप्लीकेशन दूंगा, तो वहां पे आपको अप्लाई करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। ओके, यस, तो अभी हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट। 4 सेपरेशन के अंदर एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। यदि 4 सेपरेशन आपका हुआ है, ओके, आपको एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। ओके, आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी आपको 1-2 स्ट्रक्चर ऐसे दिए कि जिनके बीच आपका 4 सेपरेशन तो हुआ है। ओके, 4 सेपरेशन के अंदर ये पॉइंट है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, 4 सेपरेशन। अभी मान के चलो कि आपका यहां पे ऐसा सीन है, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, तो मैं समझता हूं यहां पे आपका ठीक है, ये वाली केस है। यस, और ये स्ट्रक्चर आपका है ए, और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है आपका CH2 ठीक है। यस, देखो ये वाला सीन है। अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ओके, तो मैं अभी यहां पे एक कार्बन और इंक्रीज कर देता हूं। ठीक है, यस, हो गया। ठीक है, चलो, यस यस बच्चों लोग, देखो यहां पे जो 4 सेपरेशन है वो बहुत डिस्टेंस पे, लॉन्गर डिस्टेंस पे 4 सेपरेशन बहुत ही लंबा है। यहां पे देखो इधर एक पॉजिटिव है, इधर एक नेगेटिव है, बट यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ही क्लोज है और ये लॉन्गर है। तो यहां पे न्यूट्रलाइजेशन के लिए टाइम जाएगा ना,
ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको न्यूट्रलाइज करने हैं, ओके। तो यहां पे टाइम जाएगा क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस पे, समझ रहे, यहां पे कोई एक लड़का है, यहां पे कोई लड़की है, ज्यादा दूर पे, उनको मिलना है तो टाइम जाएगा ना। बट यहां पे वो क्लोज डिस्टेंस पे, यहां पे बैठा है, यहां पे बैठा है, तो फटाक से दोनों मिल जाएंगे। तो यहां पे जो बच्चे लोग हैं, वो जो चार्ज सेपरेशन है, यदि आप स्टेबिलिटी को चाहते हैं तो इनको कम से कम डिस्टेंस पे रखो, कम से कम डिस्टेंस पे रखो। जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। दिस इज लेस स्टेबल, स्टेबल, दिस इज द मोर स्टेबल। ये एक मोर स्टेबल केस बनेगी। यस, तो चार्ज सेपरेशन में आपको दो तीन बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि चार्ज सेपरेशन नहीं भी है, या तो खाली पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना जरूरी है, या पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के होना ऊपर बहुत जरूरी है। ठीक है, चार्ज सेपरेशन नहीं भी है तो भी हम, यदि खाली नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यस, ये कंडीशन समझ में आया होगी बच्चों लोग कि चार्ज सेपरेशन एडजेसेंट होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। जितना मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी बच्चों लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लोग हमारा, यहां पे 6 नंबर का पॉइंट लेंगे। अभी चार्ज सेपरेशन के अंदर दो तीन पॉइंट हुए हमारे। देखो अभी यहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या देखनी, मान के चलो कि अभी आपका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है, सिस्टम प्लेनार है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है या है भी, तो आप ऊपर के रूल सीक्वेंस के थ्रू अरेंज करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला रूल कहीं सेकंड पे अप्लाई करना है या सबसे लास्ट यूज करना है, ये एक सीक्वेंस के थ्रू ही आपको रूल को जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट केस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा बच्चे लोग। बच्चे लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू समझूंगा बच्चे लोग। ठीक है, 99% बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। जो भी रैंकर्स होते हैं, सिलेक्शन वाले स्टूडेंट होते हैं, अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चे, वो बिल्कुल यहाँ पे फंसते नहीं है, उनको कंसेप्ट पता होते हैं बच्चों लोग। ठीक है, तो अभी फंसने वाले बच्चों के लिए मैं पहले ही आपको थोड़ा सा आपको वार्निंग दे रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, मान के चलो कि अभी यहाँ पे आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर है, आपको बोला गया ClO4 1-, ClO3 1-, ClO2 1- और ClO। ओके, A B C D, और आपको बोला गया कि कौन से स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मैं रब कर दूंगा बच्चों लोग। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हमें समझना क्या है बच्चों लोग कि अभी हमें स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है और 4 स्ट्रक्चर दिए, तो अभी हर एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है और उसका रेजोनेंस ड्रॉ होना बहुत जरूरी है। खाली आप इस स्ट्रक्चर को देख के स्टेबिलिटी बताएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यदि बताएंगे भी तो आपको कंसेप्ट के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी आ रही है क्या। ओके, तो इसको दो तरीके से प्रूव किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी प्रूव किया जाता है और जीओसी रेजोनेंस के थ्रू भी प्रूव किया जाता है। ठीक है, अभी देखो इसको पहले मैं ड्रॉ करूंगा बच्चों लोग। Cl एक नेगेटिव है, यहां पे दूसरा स्ट्रक्चर है, ओके, तीसरा स्ट्रक्चर है बच्चों लोग, और चौथा स्ट्रक्चर है बच्चों लोग। यस, देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों लोग, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये टूटेगा, ये यहां पे जाएगा तो ये आपका ऐसा मिलेगा। ये टूटेगा, यहां पे आएगा, आपको सीन ऐसा मिलेगा। ठीक है, और फिर ये टूटेगा, यहां पे जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर नंबर 1 की जैसे मिलेगा। ओके, इसका मतलब है यहां पे 1 2 3 4 स्ट्रक्चर मिल रहे। यहां पे आप सब देख सकते हैं बच्चों लोग, क्लोरीन के जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड है वो भी, और यहां पे या जो नेगेटिव चार्ज है, एक एक नेगेटिव चार्ज यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, यहां पे, बट नेगेटिव चार्ज यहां पे आपका यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऐसा घूम रहा है, तो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है बच्चों लोग। तो एक नेगेटिव चार्ज कितने एटम पे घूम रहा है, 1 2 3 4 एटम पे घूम रहा है एक नेगेटिव चार्ज
तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, एक एटम पे चार्ज कितना आएगा 1/4 -1/4। एक एटम पे यदि आपको चार्ज पूछा जाता है कि एक एटम पे उसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, इसका जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहां पे इसका -1/4 -1/4 -1/4 -1/4, यस। और यहां पे 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन एटम के साथ पाई बॉन्ड बन रहा है। देखो यहां पे 3 पाई बॉन्ड है, यहां पे भी 1 2 और 3 पाई बॉन्ड है, यहां पे 1 2 3, यहां पे 3 पाई बॉन्ड है। बट यहां पे भी पाई बॉन्ड मिल रहा है, यहां पे भी पाई बॉन्ड मिल रहा है और यहां पे भी पाई बॉन्ड मिल रहा है। मतलब पाई बॉन्ड जो 3 पाई बॉन्ड है वो कितने सारे एटम के बीच बन रहे, यहां पे आपके 3 पाई बॉन्ड 4 ऑक्सीजन के साथ बन रहे। तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर कितना आएगा, यहां पे 3/4 इतना पाई कैरेक्टर आएगा। और एक बॉन्ड तो फिक्स है, एक बॉन्ड फिक्स है, मतलब एक बॉन्ड फिक्स है और पाई बॉन्ड कितना है 3/4। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे आपके, आपका 3/4 मतलब कितना बनेगा बच्चों लोग, यस। तो यहां पे कैलकुलेशन करो, यहां पे इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। क्योंकि एक बॉन्ड तो फिक्स है, पाई बॉन्ड तो आपका पार्शियल है 3/4, ओके। तो टोटल बाय 1 + 3/4 इतना हो जाएगा। तो ये एडिशन आप करो तो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, ओके। तो पहले क्या समझ में आया बच्चों लोग, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बन रहे हैं, ओके। अभी केस नंबर 2 समझो बच्चों लोग, ओके। केस नंबर 2 समझो बच्चों लोग। अभी यहां पे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी यहां पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं मैं, तो फिर यहां पे आप बोलेंगे सर यहां पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, तो चलो मैं ऐसा बना देता हूं, ओके। यहां पे ये घूमेगा, यहां पे ऐसा जाएगा, तो यहां पे आपका यहां पे डबल बॉन्ड, सॉरी यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, तो ये फिर से इधर जाएगा, तो ये फिर से इधर आएगा, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 बनेगा। 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं रेजोनेंस के। अभी बोलो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज कितने सारे ऑक्सीजन के ऊपर घूम रहा है, 1 2 3, तो -1/3 इसका हाइब्रिड बनेगा, तो यहां पे -1/3 -1/3 -1/3, यस। अभी पाई कैरेक्टर या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, तो यहां पे आपकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, यस। तो चार्ज के बारे में तो हुआ, ओवरऑल आपका एक चार्ज है इधर -1/3 1/3 1/3, ठीक है। अभी पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड आपका पूरा का तो पूरा नहीं है, आपके 2 पाई बॉन्ड 3 एटम ऑक्सीजन के साथ बन रहे, ठीक है। और एक कोवैलेंट बॉन्ड तो फिक्स है, 1 + 2/3 इतनी बॉन्ड ऑर्डर आएगी, समझ रहे। या बॉन्ड ऑर्डर एक क्यों, क्योंकि हर एक के अंदर क्लोरीन ऑक्सीजन एक बॉन्ड तो फिक्स है, बट दूसरे बॉन्ड का कितना कैरेक्टर आ रहा है 2/3, तो ये एडिशन इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड ऑर्डर। चार्ज के बारे में बोला गया तो 1/3 एक ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन, एक एटम के ऊपर चार्ज का कंट्रीब्यूशन। कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे, 3। अभी यहां पे तीसरी केस में क्या होगा बच्चों लोग, तीसरी केस में क्या होगा बोलो, तीसरी केस क्या बनेगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज ये घूमेगा, तो यहां पे आपका रेजोनेंस ऐसा हो जाएगा, 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, यस। यहां पे अभी नेगेटिव चार्ज यहां पे एक है, यहां पे भी एक है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे और यहां पे घूम रहा है, एक नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो यहां पे आपको रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर -1/2, यहाँ पे -1/2 और पाई कैरेक्टर 2 एटम के बीच घूम रहा है, तो यहाँ पे आपका जो पाई कैरेक्टर है वो आपका 1/1 पाई बॉन्ड 2 बॉन्ड के ऊपर, और एक बॉन्ड फिक्स है, तो 1 + 1/2 मतलब 0.5, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगी। मतलब यहाँ पे आपका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे भी 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है, ओके। मतलब एक से ज्यादा 2 से कम, ओके। और तीसरी केस है बच्चों लोग, यहाँ पे आपका बॉन्ड तो रेजोनेंस तो होने वाला नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगी, यहाँ पे चार्ज भी 1 रहेगा। तो अभी आपको पूछा गया है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखो अभी ये सब स्ट्रक्चर में आपका नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों लोग वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास ही है। तो बच्चों लोग यहाँ पे आपको समझना क्या है कि आपका मोर नेगेटिव के पास से नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास से भी नेगेटिव चार्ज है, आपका जो है
आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, तो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर ये ज्यादा स्टेबल आएगा, इसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके बाद ए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 +7, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे +3, यहाँ पे +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो या आप रेजोनेंस के थ्रू समझो। बट यहां पे फंसने वाला क्वेश्चन कब आ जाता है बच्चों लोग, समझो फंसने वाला क्वेश्चन कब आ जाता है। देखो यहां पे आपको फंसने वाला क्वेश्चन कब आएगा, ओके समझो बच्चों लोग। यहां पे ठीक है, तो अभी देख लेते हैं फंसते कब बच्चे लोग। ठीक है चलो, बच्चे लोग यहाँ पे फंसते कब है वो बताता हूं। ओके हाँ, जब क्वेश्चन ऐसा आता है फेनॉक्साइड आयन और एसिटेट आयन में। ओके देखो यहाँ पे आपको फेनॉक्साइड आयन आएगा और आपका एसिटेट आयन आएगा। ओके दिस इज द फेनॉक्साइड और दिस इज द एसिटेट। ठीक है, तो इनमें से स्ट्रक्चर कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो तो बच्चे लोग फटाक सा क्या कर देते हैं, यहाँ पे अभी तो रेजोनेंस निकालना है बच्चे लोग। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, तो पहले मैं ये काम कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल वन डबल वन डबल वन, ये यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे बच्चों लोग समझना है आपको। यस यहाँ पे आपका, हाँ ठीक है, यहाँ पे डबल वन। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट। ठीक है, तो आपका सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर बनेगा। यस, खाली डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। ठीक है, पेनॉक्साइड। अभी एसिटेट का जब रेजोनेंस बनेगा, तो अभी विदाउट रेजोनेंस तो आपको बतानी ही नहीं स्टेबिलिटी। हाँ, विदाउट रेजोनेंस बताया मतलब कोई मतलब नहीं फिर वहां पे आंसर में। तो यहाँ पे बच्चे लोग सीधा सीधा क्या सोचते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो यहाँ पे, बट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आपकी सबसे लास्ट वाली केस है बच्चे लोग, सबसे लास्ट में देखना है। सबसे पहले देखना है कि सिस्टम प्लेनर है कि नहीं, ये वाला प्लेनर है, चलो प्लेनर है। अभी देखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, इसका पूरे का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका पूरे का ऑक्टेट कंप्लीट है, चलो ऑक्टेट कंप्लीट है। उसके बाद आपको देखना है 4 सेपरेशन कहां पे हुआ है, क्या यहाँ पे भी 4 सेपरेशन है, यहाँ पे भी 4 सेपरेशन है, चलो छोड़ दो। अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है, तो फिर यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, सब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, उसके बाद कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब एक ही बार ऑक्सीजन पे और 3 बार कार्बन पे, और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 ही स्ट्रक्चर बन रहे, बट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। That's why acetate ion is more stable than phenoxide ion, because in phenoxide ion total number of structure is 1 2 3 4, 4 में से out of the 4 structure 3 structure having negative charge on less electronegative carbon atom, and this negative charge cannot hold on this carbon, that's why stability of structure decreases. But in case of acetate ion only 2 structure are formed, but negative charge
always on more electronegative oxygen atom, that's why acetatide is more stable than phenoxidine. yes बच्चों लोग, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऑर्डर समझेंगे बच्चों लोग, आपको रेजोनेटिंग इफेक्ट जो है, प्लस रेजोनेंस माइनस रेजोनेंस और उसके एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। चलो तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं बच्चों लोग, तब तक के लिए बाय।